कान में कुछ है क्या, खुजली होती रहती है। चलिए पढ़ते हैं, देखिए। So today we are starting machine learning. According to machine learning, we need to sum of the prerequisites knowledge about like stats and Python. So have you know Python? आपको have you idea about Python? आपको Python आती है? हम सभी को जितने भी बैठे हैं. We have also idea about statistics, a stats concept that help us to perform data cleaning, है ना? We have also idea about Pandas, NumPy, Shivo. These are the library. में ये सभी आता होगा, है ना? तो ये सारे लाइब्रेरी से आप फेमिलियर हैं, तब वी आर मूविंग टू अनदर पार्ट, तो हम आगे मूव कर रहे हैं, देखिएगा। नाउ लुक एट हियर, सी केयरफुली। देखिए, तो मशीन लर्निंग पढ़ने से पहले मैं थोड़ी सी प्री रिक्विजिट थिंग्स है जो डिस्कस कर दूं आपको। देखो, मशीन लर्निंग बेसिकली प्रिडिक्टिव एनालिसिस परफॉर्म करने में हेल्प करता है। वी आर राइटिंग इन सम बोल्ड वेल, बोल्ड फ्रंट, थोड़ा सा मैं इसकी फॉन्ट और बढ़ा देता हूँ, देखिए। Basically, we are discussing about machine learning. The thing is that machine learning basically help us in predictive analysis. Actually, it help us in प्रिडिक्टिव एनालिसिस। प्रिडिक्टिव एनालिसिस डायरेक्टली हम नहीं कर सकते अपनी डेटा पे। प्रिडिक्टिव स्टेप एनालिसिस स्टेप 4 है। तो डेटा साइंस में अभी इसके पर आऊंगा वापस। मैं पहले थोड़ी सी प्री रिक्विजिट थिंग्स पढ़ाता हूँ, आपको पहले से आइडिया भी होगा, कुछ लोगों को नहीं भी होगा। जैसे डेटा साइंस या डेटा एनालिटिक्स की भी यहाँ पे यदि मैं बात करूँ, तो हाउ मेनी मेजर स्टेप्स ऑफ डेटा साइंस एंड डेटा एनालिटिक्स बता सकते हैं में से कोई? कितने मेजर स्टेप्स हैं इसके? हाउ मेनी मेजर स्टेप्स ऑफ डेटा साइंस या डेटा एनालिटिक्स, कितने मेजर स्टेप्स हैं इसमें? डेटा तो सबसे पहले चाहिए ना दोनों में। डेटा साइंस में डेटा होगा तभी तो साइंस कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट होगा। यदि डेटा होगा तभी तो एनालाइजेशन होगा, यस और नो? यदि डेटा ही नहीं है हमारे पास तो वी कैन नॉट डू एनीथिंग। कुछ कर पाएंगे बताओ, कुछ भी? तो ऑल ऑफ फर्स्ट वी नीड डेटा। तो डेटा को गैदर करने के लिए व्हाट वी कैन डू, क्या करना पड़ेगा हमें, बताएं सब लोग। व्हाट वी कैन डू, वी नीड टू गैदर द डेटा, या आइदर वी कैन क्रिएट अ डेटा, यही दो चीज कर सकते हैं। सो ऑल ऑफ फर्स्ट वी नीड टू परफॉर्म स्टेप 1, दैट इज कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस। डेटा साइंस में आप लोग को पढ़ाया गया होगा ना जब डेटा एनालिसिस पढ़ रहे होगे आप। और स्टेप 1 हमने कराया था आपको क्लास में। जब अपने ही क्लास के बच्चे ऐसे हैं तो क्या दूसरे को कहें? फर्स्ट वन वी नीड टू परफॉर्म डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस। डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस में क्या करते हैं? वी आर जस्ट वी आर जस्ट गैदरिंग द डेटा फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन। डेटा गैदर करना सीखे थे ना हम लोग, यस और नो? तो सबसे पहले हमने आपको डेटा गैदरिंग करना सिखाया था। डेटा गैदरिंग करने के लिए हम यूज किया क्या करते थे? पांडाज, हम पढ़े थे ना। वी आर डिस्कसिंग अबाउट पांडाज। पांडाज के थ्रू डेटा डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन से रीड कर लेते थे। पढ़े थे नहीं पढ़े थे? तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप। तो ये हमें, ये पांडाज क्या है? पाइथन की लाइब्रेरीज है। देन आफ्टर गैदरिंग द डेटा वी नीड, अच्छा एक चीज करने के लिए मैं और क्या कर सकती, और कौन कौन से टूल हेल्प करते हैं? एक्सेल के थ्रू भी ये चीजें हो सकती है, बीआई टूल के थ्रू भी हो सकती है। बीआई टूल कौन कौन से हैं बताओ? बिजनेस इंटेलिजेंस टूल कौन कौन से हैं? पावर बीआई, टैब, ये सब के सब क्या है? बीआई टूल्स हैं, है ना? तो ये बेटा, ये काम हमारा पाइथन भी कर सकता है, एक्सेल भी कर सकता है, और बीआई टूल भी कर सकता है। पाइथन को करने के लिए पांडाज इसकी लाइब्रेरी यूज होता है, हमने पढ़ रखा है सब चीजें। और स्टेप 2, जैसे डेटा गैदर हो गया, देन वी नीड टू परफॉर्म डायग्नोसिस एनालिसिस। नेक्स्ट स्टेप क्या करना होता है हमें? वी नीड टू परफॉर्म डायग्नोसिस एनालिसिस। इंटरनली हमें फिर क्या करना होता है? डायग्नोसिस एनालिसिस। डायग्नोसिस एनालिसिस क्या होता है, हमें से को एक्सप्लेन करे। इसको एक और वर्ड यूज किया करते थे हम लोग, पढ़े हो गए, डेटा क्लीनिंग। इसी को डेटा प्री प्रोसेसिंग भी कहते हैं बेटा। इसी को हम डेटा ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं। कंफ्यूज नहीं होना, ये सब एक ही बात है, सब लिख लेना है आपको। इसके लिए इसमें होता क्या है कि जैसे हमने डेटा जो गैदर किया था उसके अंदर मल्टीपल इश्यूज होते हैं। इट माइट बी पॉसिबल कि मल्टीपल ब्लैंक वैल्यूज इन दैट डेटा सेट, जिसे हम नल वैल्यू कह सकते हैं। टेक्निकली वी कैन से दैट इज कॉल्ड, sometime it also happened same value repeated, same value multiple time repeat किया गया, that is called
डुप्लीकेट वैल्यूज, उसको क्या कहते थे? डुप्लीकेट वैल्यूज। देन नेक्स्ट और क्या क्या, और क्या सीखे थे बत करना बताओ। जैसे हमने एक चीज और सीखा था कि जैसे हमारे पास कॉलम है C1 C2 से लेकर C300 नंबर ऑफ कॉलम्स, तो इनमें से इंपॉर्टेंट कॉलम मुझे सेलेक्ट करना है, तो हमने क्या पढ़ा था? कोरिलेशन। कोरिलेशन ना रिग्रेशन, पता नहीं कहाँ से आ गया ये, कैसे टॉप किया था पता नहीं। फिर हमने कोवेरियंस भी पढ़ा था, याद होगा, पढ़े थे ना बेटा ये सब चीजें। फिर कभी कभी क्या होता था कि हमारी डेटा, मैक्सिमम डेटा एक रेंज में है 10 to 100, कुछ डेटा जो है बहुत ज्यादा छोटा है, कुछ डेटा बहुत ज्यादा बड़ा है। पढ़े थे ना ये चीजें, जिसे हम क्या कहते थे बताओ? आउटलायर। आउटलायर हैंडलिंग पढ़े थे ना 5 नंबर समरी में। ये सब चीजें, सिर्फ इतना ही नहीं था, और भी बातें थी, यदि आपने पढ़ा होगा तो। ये सब हमें डेटा क्लीनिंग में हेल्प करता है, तो इसको करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है स्टैटिस्टिक्स की। किसकी जरूरत पड़ती है? स्टैट्स। अब स्टैट्स क्या है? मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट बेटा, इसको डेटा पे इंप्लीमेंट मैन्युअली नहीं कर सकते। जैसे मैं कहूँ कि इस पूरे कॉलम का आप मीन कैलकुलेट करो, कर लोगे? मैन्युअली नहीं कर सकते, टिपिकल हो जाएगा। इसमें से कितने जगह पे नल वैल्यू चाहिए चेक करके बताओ, मैन्युअली कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। इसके लिए हमें लाइब्रेरी की नीड होती है, तो पाइथन की लाइब्रेरी यूज होती है इसके लिए, स्काई पाई, नम पाई, पांडाज भी कह सकते हो। ये तीनों लाइब्रेरी के थ्रू हम अपने स्टैटिस्टिक्स कॉन्सेप्ट को डेटा पे इंप्लीमेंट कर पाते हैं। समझ में आया? तो ये पूरे डेटा साइंस का ये बेटा जो बैकबोन है, स्टेप 2, ये जितने बेटर तरीके से होगा उतना बेटर वर्क करेगा। स्टेप 1 के बाद स्टेप 2 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। स्टेप 1, देन स्टेप 2। स्टेप 1 और स्टेप 2 मैंडेटरी स्टेप्स हैं, इसके बाद स्टेप 3 बेटा ऑप्शनल है। स्टेप 3 यदि आपको नीड है तो करो, नहीं तो आप स्टेप 4 पे जा सकते हो। स्टेप 3 को हम कहते हैं प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस। प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस, प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस क्या होता है बताओ, नाम से पता चल रहा है। समराइज, प्रिस्क्रिप्शन रिपोर्ट मतलब समराइजेशन रिपोर्ट बनाना है ना। जैसे रियल लाइफ में हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर हमारी बॉडी को डायग्नोसिस करने के बाद एक रिपोर्ट जनरेट करता है ना, कि ये सारी मेडिसिन आपको खानी चाहिए, ये सारी चीजें आपको छोड़नी चाहिए, बताता है ना। कि धूम्रपान निषेध, धूम्रपान बंद करिए, थोड़े पानी ज्यादा डालिए नीट बनिए, मतलब पानी ज्यादा पीजिए, बताता है ना डॉक्टर, कि पानी आप कम पी रहे हैं, पानी ज्यादा पीजिए। कुछ लोगों को कहता है पानी ज्यादा मिलाकर पीजिए, नहीं तो ये सारी चीजें हैं। सो वी नीड टू डू दिस ऑल दिस, तो यही सेम काम हम करते हैं बेटा। डेटा को हमने, जो डेटा को हमने ये, बट कब कर सकते हैं? डेटा क्लीनिंग के बाद, मतलब स्टेप 2 के बाद ही होता है, स्टेप 2 के पहले नहीं कर सकते। इस डेटा के अंदर से जितने भी इनसाइट्स हैं वो निकालते हैं। इनसाइट्स मतलब, जैसे कि लेट से हमने आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मैं बिग मार्ट का डेटा दिया था, बिग मार्ट के डेटा 2022 से लेके अब तक के दिया, कितने साल की डेटा होगी ओवरऑल? तो अब हम इन तीनों साल की ईयर बेसिस पे सेल्स देख सकते हैं ना आराम से, कि 2022 में हमारी सेल 2 मिलियन हुई थी, 23 में हमारी 1 मिलियन हुई, और 24 में हमारी 4 मिलियन हुई, ऐसे देख सकते हैं आराम से। क्या ये डेटा का टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन है? इसी को हम चार्ट के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना, ये देखो, ऐसे दिखा सकते हैं नहीं दिखा सकते बताओ? दिखा सकते हैं। अब यहाँ पे देखो, ये जो सेल्स है ईयरली बेसिस पे, ये जो सेल्स आपने देखा कैसे ईयरली बेसिस पे। अब मंथ बेसिस पे देखना हो तो क्या करेंगे? वी कैन ड्रा लाइक दिस, ऐसे कर सकते हैं। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल से लेकर दिसंबर तक बना लिया, यहाँ पे अमाउंट बना दिया, 1 मिलियन 2 मिलियन। दिस पर्टिकुलर है रिप्रेजेंटिंग द सेल ऑफ 2022 बेटा। ये जो सेल है वो क्या, इसको इसको रिप्रेजेंट कर रहा है 23 को, और ये जो है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? तो ये एनालाइजेशन हो रही है नहीं हो रही बताओ? अभी अक्टूबर है, तो अक्टूबर में देख सकते हैं ना कि पिछले 3 सालों में हमारी सेल अप हो रही है या डाउन हो रही है। तो इस तरह के ये एनालाइजेशन कर सकते हैं। तो इसको हम, जैसे ये है लाइन, ये है बार चार्ट, ये है हमारा लाइन चार्ट, इस तरह के मल्टीपल चार्ट बना दिए, पाई चार्ट हो गया, ये आपका स्कैटर प्लॉट हो गया ना। तो इसको हम टेक्निकली विजु कहते हैं, विजुअल्स, दिस इज कॉल्ड विजुअल। और इसी को हम डेटा विजुअलाइजेशन कहते हैं, इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? डेटा विजुअलाइजेशन। तो ये तो तब करेंगे ना जब हमें एनालाइजेशन करनी हो। यदि हमें सपोज करो डेटा एनालाइजेशन नहीं करनी है, हमें सीधा डेटा प्रिडिक्टिव एनालिसिस करनी है, तो स्टेप 2 के बाद स्टेप 4 पे सीधा जंप कर सकती हो। तो यही यहाँ तक आपने करके आए हो। हमारी क्लास जब होती है एमएल, हम तब पढ़ना शुरू करते हैं जब यहाँ तक आपको चीजें क्लियर हो रही हो। तो इसको डेटा विजुअलाइजेशन करने के लिए पाइथन से यदि करना चाहते हो आप, तो पाइथन की लाइब्रेरी यूज होती है सीबॉर्न और मैटप्लोट्लिब।
और एक मैट प्लॉटली है, एक नया आया है मैट प्लॉटली, ये भी दो पढ़े, तीन पढ़े होगे, आप पढ़े होगे ना चीजें। इस काम को हम एक्सेल से भी कर सकते हैं बेटा, इस काम को हम बीआई टूल के थ्रू, ये सबसे ज्यादा पॉपुलर है इवन, बीआई टूल विजुअलाइजेशन टूल भी कहा जाता है इसको, है ना। तो बट हमने जो अपनी बैच में पढ़ा है, कैसे पढ़ा है, पाइथन से। आप एक्सेल बीआई पढ़े होंगे तो उसमें भी मैं करके दिखाया होगा। यहाँ तक हम सभी को क्लियर है। अब देखो ये था हमारा एक डेटा एनालिस्ट का काम, यहाँ के बाद आगे बढ़ता है डेटा साइंटिस्ट या डेटा इंजीनियर जो होते हैं उनका काम होता है स्टेप 4। देखो स्टेप 2 के बाद स्टेप 4 पे डायरेक्टली जंप कर सकता है, स्टेप 3 और स्टेप 4 में डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं है, बट स्टेप 2 दोनों के लिए प्री रिक्विजिट है। स्टेप 3 टू स्टेप 3 के लिए भी इंपॉर्टेंट है, स्टेप 4 के लिए। मतलब हम प्रिडिक्टिव एनालिसिस हमेशा तब कब करेंगे जब हम डेटा को क्लीनिंग कर रखे होंगे। अच्छा, डेटा विजुअलाइजेशन जो करते हो ना, इसी को कुछ लोग कहते हैं ईडीए, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। तो कंफ्यूज नहीं होता है, ईडीए का मतलब समझ में आ गया ना। और हम लोग ईटीएल पढ़े थे, फिर हम ईडीए करवाया था। ईटीएल क्या होता है बताओ। मतलब हमने आपको डेटा को ट्रांसफॉर्मेशन भी करके दिखाया था, इसके बाद हम डेटा पे विजुअलाइजेशन किए थे। तो सिर्फ ईडीए मतलब डेटा के जो क्लीन डेटा है उस पर सीधा क्या करते हो आप, ईडीए करते हो। बट ईडीए तो तब करोगे जब डेटा क्लीन हो रखी होगी, यदि डेटा क्लीनिंग के बिना ईडीए कर लिए तो क्या हो सकता है, हाँ? जो इन्फॉर्मेशन होगी बेटा, इनसाइट्स गलत निकलेगी, यही ना कह रहे हो आप। तो ये चीजें ध्यान रखना होगा। प्रिडिक्टिव एनालिसिस भी सेम है, यदि डेटा क्लीनिंग किए बिना आप प्रिडिक्टिव एनालिसिस कर रहे हो तो जो प्रिडिक्शन होगा वो गलत ही होगा, उसकी एक्यूरेसी सही नहीं आएगी। प्रिडिक्टिव एनालिसिस होता क्या है, थोड़ा आइडिया देता हूँ। जैसे देखो एक वैल्यू मैंने दिया बेटा 1011, नेक्स्ट वैल्यू मैंने आपको प्रोवाइड किया 1015। क्या इस भी यहाँ पे आपसे नेक्स्ट वैल्यू पूछू तो आप बता पाओगे, क्या होगा बताओ। ये होगा ना, ये और नो, ये कैसे आप बता पाए, आप इसके स्ट्रक्चर को फाइंड किए और उस बिहाफ पे फर्दर मूवमेंट लिए, यही कर रहे हो ना एक्चुअली। तो यही सेम काम हमारा डेटा पे होता है बेटा। ये जो डेटा है ना, इसके अंदर मल्टीपल रोज थे और मल्टीपल कॉलम थे। देखो ये मल्टीपल रोज और मल्टीपल कॉलम है ना, देखो यहाँ पे। तो हमारा मशीन लर्निंग क्या करता है, सो सुनो। इस सिनेरियो मशीन लर्निंग क्या करता है कि आपके जितने जो डेटा है उसको लर्न करता है। इस प्रिडिक्टिव एनालिसिस परफॉर्म करने के लिए क्या यूज करते हैं, मशीन लर्निंग। ये क्या करता है कि जो डेटा आपने दिया उसके अंदर के इंटरनल स्ट्रक्चर को ये उस पर वर्क करता है, मतलब लर्निंग करता है। लर्न करने के बाद जो अब आप न्यू डेटा दोगे तो प्रीवियस डेटा के बिहाफ पे इसकी इस वो रिजल्ट जनरेट करेगा। जैसे हमारे घरों में आप देखे होगे, जो सीनियर सिटीजन है वो आसमान की तरफ देख के, बादलों को देख के, सूरज की धूप को देख के, हवाओं को देख कर बता पाते हैं ना कि आज बारिश होगी या नहीं होने वाली, या भयंकर तूफान आने वाला है। बताते हैं ना, ये सब कैसे बता पाते हैं। वो आज के 10 साल पहले, 20 साल पहले ये सारी चीजों को देख रखे हैं कि ऐसा ऐसा हुआ था तो ये हुआ था, ऐसा ऐसा हुआ था तो ये होने के चांस है। घर में बच्चा है, यदि पढ़ रहने में मन लग रहा है तो अच्छा कर जाएगा, यदि नहीं पढ़ रहा है, घूमने फिरने में मन कर रहा है तो मवाली बनने का चांस ज्यादा है। नहीं, ये सब चीजें बताते हैं, नहीं बताते हैं घर पे। आपको देख के बच्चे जो घर के सीनियर सिटीजन होते हैं बताने लग जाते हैं क्या कर सकता है, क्या भले वो चीजें थोड़ी बहुत इधर उधर हो जाए, है ना। बट बताते तो हैं सब लोग। तो ये जो प्रिडिक्शन है वो क्या है, हाइपोथेसिस है। ये हाइपोथेसिस ही तो है, हाइपोथेसिस है, ऐसा होगा। ऐसा कितना परसेंट सही है इस बात में, हमें इसके लिए क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, एक्यूरेसी। तो यदि हम एक जो हाइपोथेसिस की एक्यूरेसी 100% है, मतलब हम जो कह रहे हैं वो 100% सही है, बट ये पॉसिबल नहीं है। मशीन लर्निंग से हम कितना परसेंट सही कर पाते हैं, मतलब 2% लैक होने के चांसेज हैं। मतलब मशीन लर्निंग से डेवलप्ड जो प्रिडिक्शन है उसमें 2% लैक होने के चांसेज हैं। तो ये मशीन लर्निंग, तो इसको यदि मोर एक्यूरेट बनाना है तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा, डीप लर्निंग बेटा 99.9% तक एक्यूरेट करता है। तो प्रिडिक्टिव एनालिसिस के लिए दो एल्गोरिदम यूज होते हैं, मशीन लर्निंग एंड। तो मशीन लर्निंग हमें पता है कि 98% तक होता है, तो फिर हम ऐसा क्यों डीप लर्निंग ही क्यों ना पढ़े सीधा, जो 99.9 तक एक्यूरेट करता है। माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए था, फिर पता ही है सब बात, फिर क्यों जानबूझ के गड़बड़ करनी। तो मैं बताऊं, डीप लर्निंग इज द वेरी 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 वास्ट कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट, बहुत ही लेंदी प्रोसीजर है और बहुत ही वास्ट कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है। उसको हर जगह इंप्लीमेंट करना कॉस्ट कटिंग के पॉइंट, कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी टिपिकल होगा। इक्विपमेंट भी इंप्लीमेंटेशन बहुत टफ होता है, इसलिए हर जगह डीप लर्निंग इंप्लीमेंट करना इतनी इजी टू कन्वीन लर्न नहीं है, इतनी इजी टू इंप्लीमेंटेशन नहीं है। एमएल बहुत ही इजी टू लर्न है, इजी टू इम्प्लीमेंट है, इजी टू, इसकी जो एल्गोरिथम की जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो मिनिमल है, आराम से इसे इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। तो जैसे जहां पे आपको 2% एक्सेप्टेबल है लैक, वहां पे आप एमएल यूज करो, जहां पे आप बिल्कुल ही अलाउड नहीं रखते हो
वहां पे आप क्या यूज करते हो, डीप लर्निंग। जैसे वेदर फोरकास्टिंग होता है, बताता है 4 घंटे बाद बारिश होगा, हुई तो वेल, नहीं हुई तो बहुत ज्यादा का लॉस तो नहीं हो गया ना। तो वेदर फोरकास्टिंग आप देखोगे यूट्यूब पे रिकमेंडेशन सिस्टम, आप गाना जैसा सुन रहे हो वैसा रिकमेंडेशन दे रहा है। यदि उस तरह का गाना सुने और रिकमेंडेशन, जैसे आप किसी और तरह के सॉन्ग प्ले कर रहे थे और सडनली किसी और तरह का रिकमेंडेशन आ गया, तो देखिए होगे कभी कभी आ जाता है वो क्यों आ जाता है, यही 2% लैग की वजह से, नहीं तो बहुत बड़ा लॉस तो नहीं हो गया ना हमारा, ये सुन लो। और एक और डिसएडवांटेज है मशीन लर्निंग में बेटा, जैसे प्रायर डेटा पे वो लर्निंग किया रहेगा, प्रिडिक्शन उसी तरह की भी यहाँ पे कर पाएगा। मतलब कि क्या, जैसे कि अभी तक हमारी, जैसे हम एक मशीन लर्निंग डेवलप्ड हमारी माइंड, यदि मशीन लर्निंग डेवलप्ड मशीन, हमारा माइंड जो है मशीन लर्निंग से डेवलप्ड है, तो जितने तरह के एनिमल आपने देख रखा है, वो एनिमल यदि हमारे सामने आए तो हम डिसाइड करते हैं कि हमें करना क्या है, भागते हैं या भगाते हैं। और लेट से कोई ऐसा एनिमल आ जाए जिसको अभी तक हमने कभी देखा ही नहीं, तो उस केस में क्या करेगा मशीन लर्निंग अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट जनरेट करेगा बेटा, चाहे तो सामने ही चला जाएगा या तो भाग जाएगा या कुछ भी नहीं करेगा, है ना। मतलब वट एवर हो सकता है, हम कुछ बता नहीं सकते। बट एज ए ह्यूमन क्यों ऐसा, क्यों, क्योंकि वो पहले उस तरह की डेटा पे कभी लर्निंग नहीं की, वो इस तरह की चीजों पे वो कभी वर्क ही नहीं किया, तो उस केस में वो बहुत ही लॉस्ट सिचुएशन जनरेट करता है। इसी के कंपेरिजन में यदि डीप लर्निंग से डेवलप एप्लीकेशन, जैसे हमारा माइंड है, ह्यूमन माइंड यदि है, वो यदि एज अ ह्यूमन माइंड के अकॉर्डिंग बात करें, तो ह्यूमन माइंड क्या है, उसके नेल, टीथ, ये सब कभी यहाँ पे डिसाइड करता है कि करना क्या, भागना या भागाना भगाना है। जैसे आपको एनिमल आपके सामने आ गया, फिर भी यदि आपने कभी भी नहीं देखा तब भी उसके नेल, टीथ, बॉडी पोस्चर के भी यहाँ पे जज कर लेते हो करना क्या है इसका, यस और नो। तो यही मशीन लर्निंग नहीं कर पाता बेटा, डीप लर्निंग ये चीज करने में कैपेबल है। डीप लर्निंग हैव एबिलिटी टू मिमिक द ह्यूमन ब्रेन, हमारे माइंड को मिमिक करने की एबिलिटी रखता है। जैसे हमारा माइंड वर्क करता है सिमिलर वो भी वर्क करता है। एक्चुअली ना डीप लर्निंग का जो कॉन्सेप्ट डेवलप्ड है एज ए ह्यूमन के भी हाथ में डेवलप्ड है, मतलब पूरी की पूरी एल्गोरिथम जो ली गई है बेटा, ह्यूमन से ही ली गई है। ह्यूमन के अंदर क्या होता है, न्यूरॉन्स होते हैं, हमारी बॉडी में क्या होते हैं, हमें किसी भी चीज को गर्म लग रहा है, से टच करते तो हमारी न्यूरॉन्स के थ्रू तो सिग्नल जाता है, फिर माइंड डिसाइड करता है करना क्या है। तो सेम काम डीप लर्निंग में न्यूरल नेटवर्क होते हैं, न्यूरॉन से ही डेवलप्ड है न्यूरल नेटवर्क। तो डीप लर्निंग में क्या यूज होता है, बट हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं फिलहाल, एमएल, तो हम एमएल को फोकस करेंगे। तो क्लियर हुआ, एमएल से हम करेंगे क्या, कुछ डेटा के भी यहाँ पे प्रिडिक्शन करेंगे, है ना। क्या हम बातें क्लियर हुई हमारी, ये सब यहाँ तक सभी को प्रॉपर तरीके से क्लियर है, यस मैम, यस मैम, यस मैम। एक ही नंबर क्लास नंबर मैम, यस मैम, 5 मिनट में आ रहा हूँ, बस 2 मिनट दे, मैम आ रहा हूँ। तो यहाँ तक हम सभी को क्लियर हुई चीजें, यहाँ तक कोई कंसर्न, कोई डाउट्स, कोई क्वेश्चंस नहीं ना। इससे आगे बढ़ते हैं बेटा और थोड़ी सी चीजें डिस्कस करते हैं। तो एमएल हमें एक तो क्लियर हुआ कि एमएल हम लर्न कर क्यों रहे हैं, प्रिडिक्शन करने के लिए हमारे पास कुछ डेटा होगा, उस डेटा को हम लर्न करेंगे, उस बिहाफ पे हम फर्दर आगे प्रिडिक्शन दे सकते हैं क्योंकि न्यू इन्फॉर्मेशन दी गई। जैसे कोई डिजीज के बारे में हमारे पास 100 इन्फॉर्मेशन पहले से है, या 1 लाख नंबर ऑफ रो थे, जिसमें हमने किसी डिजीज की इंफॉर्मेशन थी कि ऐसा ऐसा हुआ है तो ऐसा हो सकता है, ऐसा ऐसा हुआ है तो ये हो सकता है, ऐसा ऐसा हुआ है तो ये हो सकता है। इस तरह के हम चीजों पे वर्क कर रखे हैं। तो अब किसी पर्सन के यदि उस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं तो हम बता सकते हैं कि इसको क्या होने के चांसेस ज्यादा है। आंख धोके और सोते पकड़े गए ना, उल्टा खड़ा। समझ में आई हमारी बात सबको। तो ये इस तरह की चीजें वर्क, इसी चीजों को हम करने के लिए एमएल यूज कर रहे हैं। पास्ट के बिहाफ पे प्रेजेंट फ्यूचर को बता सकते हैं, हाँ। हाँ मतलब प्रेजेंट पे तो खैर क्या ही, पास्ट के बिहाफ पे हमारी पूरी इन्फॉर्मेशन पहले से कोई देगा तभी वर्क करेगा, यदि कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो नहीं, बागेश्वर धाम सरकार जैसा नहीं। हाँ नहीं, हाँ बिल्कुल। हाँ तो यदि मैं अब डिफाइन करूं कि व्हाट इज द मशीन लर्निंग, तो आप बताओ, एक सोच के डेफिनेशन बताना, जस्ट मैं 2 मिनट का आपको टाइम दे रहा हूँ। आप सोच के बताओ कि मशीन लर्निंग को यदि डिफाइन कर, रट्टा ही मारे है ये रटी हुई डेफिनेशन है। आप बताओ। फोड़ता आप, हाँ बताओ। बेटा ये बात क्यों बोल रहे हो, पहले ये बोलना चाहिए ना, इट इज ए मैथमेटिकल एल्गोरिदम, पहली बात तो ये है, ये कोई टूल नहीं है, कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, एक्सेल जैसा टूल नहीं है कि उसको ओपन करके चलेगा।
एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है। डेटा स्ट्रक्चर क्या है? एक एल्गोरिथम से मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, उसके थ्रू होता है। ये जो भी है, पहले तो ये बताओ है क्या, हम ये पूछ रहे हैं व्हाट इज द एमएल। तुम्हारा आंसर होना चाहिए कि इट इज द मैथमेटिकल एल्गोरिथम्स, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, मैथमेटिकल टेक्निक। नहीं, इरेक्ट टू तो होते हैं ये सब। इट इज अ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट या मैथमेटिकल टेक्निक्स या व्हाट एवर यू कैन से, मैथमेटिकल एल्गोरिथम्स जो भी कह लो आप, एल्गोरिथम्स दैट हेल्प अस टू प्रिडिक्ट दैट हेल्प अस टू प्रिडिक्ट डिजायर्ड आउटपुट जो चाहिए। अरे डिस्टर्ब तुम लोग क्यों करते हो? डिजायर्ड आउटपुट किस बिहाफ पे? बिहाफ ऑफ प्रायर डेटा। मैं बाहर कर दूंगा क्लास से वैभव, मैं देख रहा हूँ सारी चीजें। इतने आप पास बैठ के बदमाशियां करोगे ना, बाहर कर। बिहाफ ऑफ प्रायर डेटा, जैसी पहली डेटा होगी उसी बिहाफ पे प्रिडिक्शन करेगा। मैं लिख रखा हूँ बिहाफ ऑफ प्रायर डेटा, इंपॉर्टेंट ट्रस्ट लाइन। रट्टा मार मत बनिए, अपनी चीजों को अपने तरीके से डिफाइन किया करिए। अब इस बिहाफ पे अपना खुद का डेफिनेशन कोई बनाओ बढ़िया सा। अब समझ में आया? तो मशीन लर्निंग ओवरऑल क्या कर रहा है कि एक डेटा के बिहाफ पे वो लर्निंग कर रहा है और प्रिडिक्शन कर रहा है, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है। तो अब बेटा डेटा भी तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके के होते हैं, हर तरह के डेटा पे एक ही तरह के कॉन्सेप्ट नहीं है। तो इसके तीन अप्रोचेज हैं मशीन लर्निंग के, बेसिकली तीन डिफरेंट डिफरेंट अप्रोच है जिसके थ्रू वो डेटा को लर्निंग करता है, मतलब डेटा पे वो एनालाइज। जैसे देखो एक तो मैंने आपको सिंपल तरीका दे दिया, 1011 1014 और 10, इसके भी यहाँ पे आपको पूछ रहे थे, ये इजी था, आपने फाइंड आउट कर लिया। अब मैंने दूसरा तरीका बताया एसीडी, और दूसरा बताया था एजीएफ। अब इस भी यहाँ पे आपसे पूछू कि थर्ड स्ट्रक्चर क्या है, तो इसके लिए दूसरे एल्गोरिथम यूज करोगे ना आप। तो मेरा कहने का सेंस है कि जैसा जिस तरह का पैटर्न मिल रहा है एल्गोरिथम उस तरह का यूज करना पड़ेगा आपको। तो उसी सेम कॉन्सेप्ट को यूज करके मशीन लर्निंग के भी डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेज हैं। कुछ लोग कहते हैं टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग, ये टाइप्स नहीं है, उसके डिफरेंट डिफरेंट थ्री टेक्निक्स हैं, तीन अप्रोचेज हैं। तो टाइप्स अप्रोचेज ऑफ मशीन लर्निंग लिख लेना है। जो लोग नहीं लिख रहे हैं ना, ऐसे जो बन रहे हैं अपने आप को शेर खान, उनको कुछ याद नहीं रहेगा, और लिख लें आप अप्रोचेज ऑफ एमएल, तो कुछ याद नहीं रह जाएगा आपको, आपके सामने से चीजें ब्लर हो जाएगी। आप कॉपी पेन पे एक चीज बताओ, ये जो मैं लिख रहा हूँ इसकी मेरे पास पीडीएफ नहीं पड़ी है? पड़ी है ना? तो फिर भी मैं आपके सामने क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि आप भी चीजों को एक बार लिख लें, चीजों को समझ लें। सुपरवाइज मशीन लर्निंग आप लोग पूरा लिखना, सुपरवाइज एमएल मत लिख लेना आप भी, नहीं तो आप भी बोलते रहोगे सुपरवाइज एमएल, इंटरव्यूअर भी डाउट में क्या कहना क्या चाह रहे हैं। तो पूरा लिखना आप लोग, सुपरवाइज मशीन लर्निंग, सेकंड वन इज द अनसुपरवाइज अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग, और थर्ड वन इज द रीइंफोर्समेंट लर्निंग। ये तीन है बेटा बेसिकली, है ना? तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। व्हेन वी यूज सुपरवाइज मशीन लर्निंग, व्हेन वी यूज अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग, व्हेन वी यूज रीइंफोर्समेंट लर्निंग, कब क्या यूज करेंगे, ठीक है? बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझ में आ रहा है, कहीं से कोई लैग नहीं हो रहा। अब मैं सबसे पहले डिस्कस कर रहा हूँ सुपरवाइज मशीन लर्निंग किसे कहते हैं, कब यूज करेंगे, किससे कहते हैं वो तो हम पढ़ ली, मशीन लर्निंग किसे कहते हैं वो पढ़ चुके हैं। इसे कब यूज करेंगे इस अप्रोच को, वो बत पढ़ने वाले हैं। अच्छा देखो, कभी कभी आपके पास, देखो सुपरवाइज मशीन लर्निंग व्हेन वी यूज व्हेन आवर वी हैव अ लेबल्ड डेटा। सुपरवाइज मशीन लर्निंग इट हेल्प अस टू predict desired output behalf of labeled data in which have in which have feature and target both are available, feature and target both are available। अब फीचर टारगेट क्या है मैं भी एक्सप्लेन करता हूँ, बोथ आर अवेलेबल। लिख लिया आप सभी लोग? सुपरवाइज एमएल किसे कहते हैं? यार पानी की बोतल भी तो नहीं है हमारी, नहीं बेटा किसी बच्चे के छोटे, ब्रश नहीं करते तुम, नहीं पिएंगे तुम्हारे, जूठा पानी। क्या है एसएसबी? हाइजीन मेंटेन करना चाहिए, है ना? क्या
सचिन कैसे उदास हो रखा है बिल्कुल। बाकी बच्चे सब लोग एमएल पढ़ रहे हैं, कोई परेशानी की बात नहीं, बड़ी आसानी से पढ़ लेंगे, कोई परेशान मत हो सब लोग, बड़ी ही आसान टॉपिक है, मजा आ जाएगा पढ़ने में। बस थोड़ा जितना मैं आपको पढ़ा के भेजू ना घर पे, पढ़ के आना दूसरे दिन, ठीक है? जब भी हम पढ़ा, जो भी आपको रिकॉर्डिंग वगैरह दें करके दें, पढ़ के आना, बहुत आसानी से चीजें समझ में आ जाएगी, बहुत ही आसान है, कोई टफ नहीं है, बस पढ़ना है थोड़ा सा बस। अब मैं इसमें दो तीन वर्ड लिखा हूं, कब यूज करेंगे बेटा? जब आपके पास लेबल्ड डेटा हो। लेबल्ड डेटा किसे कहते हैं? फीचर टारगेट किसे कहते हैं? यही दो पॉइंट आपको कंफ्यूज कर रहा होगा, बाकी बातें तो सिंपल लग रही होगी, है ना? बाकी जो सिंपल स्टेटमेंट लग रहा होगा, ये दो बातें आपको परेशान कर रही होगी। लेबल्ड डेटा किसे कहते हैं, कोई मुझे बताए? when we can say labeled data, labeled data किसे कहते हैं बेटा, बताओ कोई? ओ भाई साहब, टॉपर भाई साहब, बताओ लेबल डेटा किसे कहते हैं? हैं? क्या? बोलो। डायरेक्ट से? देखो, ये यहाँ पे नोटिस करो, यहाँ पे नोटिस करो, नॉट, ये हमारा रूट है बेटा, इसकी एक लेबल हुआ, ये दूसरी लेबल है। यदि मैं इसका लीफ नोड बनाऊं तो देखो, सभी में जो नंबर ऑफ लेबल जो है, इसमें कितने लेबल हैं? इसमें इसमें कितने लेबल है? पहले लेफ्ट साइड में कितने लेबल बन रहे बताओ? दो लेबल बने ना, इसके इंटरनल लेवल कितने हैं? दो, एक रूट है एक लीफ है। बट इसे राइट साइड में बताओ कितने लेवल है? एक। तो लेबल सेम नहीं हुआ ना, इसके इंटरनल सेम नहीं हुए ना, देखो। तो दिस इज कॉल्ड अनलेबल्ड डेटा। अब हो गया लेबल्ड, देखो अब लेबल्ड हो गया ना ये सोनू। तो सुपरवाइज मशीन लर्निंग कब यूज करता है, कब करोगे बेटा? जब आपके पास डेटा लेबल्ड हो। लेबल्ड मतलब जैसे जब जैसे कि हमारे पास 10 कॉलम हो, तो 10 कॉलम में वैल्यू बेटा सिमिलर हो। 10 कॉलम में हो, कनेक्शन फनेक्शन की बात नहीं है। डेटा लेबल्ड हो मतलब कहीं भी ब्लैंक वैल्यू नहीं हो। जैसे एक कॉलम है एज, एक है बेटा जेंडर, एक है हाइट, एक है वेट। अब सपोज करो एज पूरी है, जेंडर में दो तीन ही जगह पे, बाकी जगह मिसिंग वैल्यूज है। हाइट में कुछ वैल्यू है, कुछ मिसिंग है। वेट में पूरी वैल्यू, ऐसे डेटा पे वर्क नहीं कर पाएगी। जितनी कॉलम्स हैं सारे के सारे क्या होने चाहिए? सिमिलर नंबर ऑफ रोज होने चाहिए सब पे। ऐसा नहीं कि एक पे 5, एक पे 10, एक पे 15, ऐसा रो नहीं चलेगा। एक में 5,000 है, दूसरे में 3,000, चौथे में 599, ऐसा नहीं। इसीलिए तो बताया कि डेटा क्लीनिंग पहले करनी होती है, तो डेटा क्लीनिंग में सारी चीजें निकल जाएगी ना। अब दूसरी बात है, मैंने कहा कि लेबल डेटा समझ में आ गया होगा कि लेबल डेटा किसे कहते हैं? नंबर ऑफ रोज सभी कॉलम में क्या हो? सेम हो। जैसे हमारे पास 10 कॉलम है, तो 10 कॉलम के जो नंबर ऑफ रोज हो क्या हो बेटा? सब में सेम हो। ऐसा नहीं कि एज में 5 डेटा है और बाकी जगह ब्लैंक है, ऐसा नहीं चलेगा, सब में सेम हो। पहली लेबल डेटा क्लियर हो गई होगी। अब दूसरी बात हमने कहा कि मेरे पास फीचर और टारगेट बोथ आर अवेलेबल, दोनों अवेलेबल होना चाहिए। तो पहले सिनेरियो में, जैसे देखो एक हमने कॉलम बना रहा हूँ, यहाँ पे देखना ध्यान से। हमारे पास एज है, हाइट है, वेट है, और हमें जेंडर प्रोडिक्शन करनी है बेटा, समझ में आया आपको? तो अब यहाँ पे देखो, एज वे हमें प्रिडिक्शन क्या करनी है? जेंडर की। मैं कल को न्यू किसी पर्सन की एज बताऊं, हाइट बताऊं, वेट बताऊं, आपको उसका क्या बताना है? जेंडर, मेल है या फीमेल है। तो बट स्टार्टिंग में हमारे पास ये पहले से तो जिस भी हाफ पे प्रिडिक्शन करनी है, देखो एज वेट और हाइट, इस भी हाफ पे हमें क्या प्रिडिक्शन करनी है? जेंडर। तो ये हमारे फीचर हुए, जिसके भी हाफ पे प्रिडिक्शन करना है वो क्या होते हैं? फीचर। और जिसे प्रिडिक्ट करना है उसे क्या कहते हैं बेटा? तो स्टार्टिंग में हमारे पास एज, हाइट और वेट के भी यहाँ पे जेंडर होगा, पहले हम ये हमारे पास ये इंफॉर्मेशन पूरी होगी, फिर हम इसको लर्न कर लेंगे। तो फिर हमारे पास सिर्फ क्या दी जाएगी बताओ? फीचर। फीचर सिर्फ हमें फिर अब मिलेगा अगली बार से क्या? फीचर। आफ्टर लर्निंग वी हैव ओनली गेट फीचर, एंड हम टारगेट हम खुद से डिसाइड करेंगे कि टारगेट क्या होगा। क्लियर हुआ नहीं वो बताओ? बट स्टार्टिंग में लर्निंग करते समय हमारे पास फीचर और टारगेट दोनों गिवन होगा। अब यहाँ पे सुनना ध्यान से, इस बिहाफ पे इसकी वैल्यू चेंज होगी ना बेटा, ये 3 कॉलम के बिहाफ पे इसकी वैल्यू चेंज होती रहेगी। तो ये हुआ इन, बट इन इस पर्टिकुलर वैल्यू से इनका कोई मतलब नहीं है। टारगेट से फीचर पे कोई इंपैक्ट होगा? नहीं होगा। तो इसको कहा जाता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। फीचर को हम क्या कहते हैं? इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। और जो टारगेट है इसे क्या कहते हैं हम? डिपेंडेंट वेरिएबल। समझ में आया नहीं है बताओ सब लोग? तो हम टारगेट को डिपेंडेंट वेरिएबल भी कहते हैं, फीचर को इंडिपेंडेंट, क्योंकि वो फीचर किसी पे डिपेंड नहीं है, उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। एज किसी पर्सन का कुछ भी हो सकता है, हाइट कुछ भी हो सकता है, वेट कुछ भी हो सकता है। बट इन तीनों के भी यहाँ पे जेंडर बिलोंग करता है ना? समझ में आ रहा है? तो इस तरह ये फीचर और टारगेट क्लियर हुआ। तो जब ये दोनों चीजें गिवन होगी तो क्या यूज करोगे बेटा आप? सुपरवाइज मशीन लर्निंग। समझ में आया? अब सुपरवाइज मशीन लर्निंग के दो डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स हैं, मतलब सुपरवाइज मशीन लर्निंग भी दो डिफरेंट डिफरेंट अप्रोच को फॉलो करता है।
रिग्रेशन एंड क्लासिफिकेशन। रिग्रेशन मैं ना प्रैक्टिकल चीजों को बोल बताते चल चला हूँ, आप ना थ्योरेटिकली अपने एंड पे विकिपीडिया वगैरह से पढ़ लेना, खूब बड़े बड़े डिफिनेशन लिख लेना, जो यदि आपको रटना होगा, रटने का बड़ा ज्यादा आपको इंटरेस्ट होगा तो आप रट सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। फिर आप बताते रहोगे एमएल इज द कॉन्सेप्ट ऑफ, पता नहीं क्या क्या बोला, मैं तो समझ भी नहीं, सुना भी नहीं। तो देखो, कब यूज करोगे सुपरवाइज मशीन लर्निंग, सुनो ध्यान से, सुपरवाइज मशीन लर्निंग पहले क्लियर किया। अब देखो बेटा, कब हम सुपरवाइज मशीन लर्निंग रिग्रेशन यूज करेंगे, कब क्लासिफिकेशन यूज करेंगे, बताओ। तो वेन अवर टारगेट इज कंटिन्यूअस, लिख लो बेटा, वेन अवर टारगेट इज, वेन अवर टारगेट इज कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस, देन वी यूज रिग्रेशन, देन वी यूज रिग्रेशन, रिग्रेशन यूज करेंगे। और वेन अवर टारगेट इज कैटेगरिकल, वेन when our target is categorical, then we use क्लासिफिकेशन। समझ में आया नहीं है, बताइए सब लोग। तो कब यूज करेंगे क्लासिफिकेशन, कब यूज करेंगे रिग्रेशन, क्लियर हुआ। क्लासिफिकेशन कब यूज करोगे, जब टारगेट आपका क्या हो, टारगेट क्या हो, कैटेगरिकल हो। अब बताओ, कंटिन्यूअस और कंटिन्यूअस और कैटेगरिकल किस भी आप जज करते हो, मुझे बताओ सब। जो नंबर ऑफ मतलब जैसे अभी फिलहाल जो हमारा टारगेट क्या है बेटा, जेंडर, तो जेंडर कैसा है, कंटिन्यूअस है या कैटेगरिकल है, बताओ। कैटेगरिकल, क्योंकि इसमें बेटा या तो मेल होगा या तो फीमेल, या तो मेल, या यही दो चीज होने के चांसेज हैं। तो जिसमें फिक्स डिफाइंड ऑफ कैटेगरी हो उसे हम क्या कहते हैं, कैटेगरिकल डेटा। जैसे एज है, एज के अंदर कोई वैल्यू फिक्स नहीं है ना, हम लोगों में जितने बैठे हैं इनका एज कुछ भी हो सकता है, तो एज क्या होगा, कंटिन्यूअस। यही डेटा में यदि मुझे एज प्रिडिक्शन करना होता तो हम क्या यूज करते हैं, रिग्रेशन। बट अभी क्या यूज करेंगे हम, क्लासिफिकेशन। क्लियर हुआ। जब डेटा सेपरेट कैटेगरी डिफाइंड हो, जब टारगेट, डेटा से मतलब नहीं है, सिर्फ टारगेट से मतलब है। यदि टारगेट हमारा कैटेगरिकल हो तो क्या यूज करेंगे, क्लासिफिकेशन। यदि डेटा कंटिन्यूअस हो तो क्या यूज करेंगे, रिग्रेशन। बिल्कुल क्लियर हुआ सुपरवाइज मशीन लर्निंग या नहीं हुआ। तो हम रिग्रेशन के भी डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेज हैं, पढ़ेंगे। रिग्रेशन मॉडल भी अलग अलग है, रिग्रेशन प्रॉब्लम्स, रिग्रेशन एल्गोरिथम के मल्टीपल मॉडल्स हैं वो पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन के भी मल्टीपल वो पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ तक बातें बिल्कुल क्लियर हुई। अब मैं वापस आता हूँ अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग। सुपरवाइज के बारे में पूरी बात हो गई हमारी, अब हम यूज करेंगे अनसुपरवाइज। अनसुपरवाइज यूज कब करोगे बेटा, बताओ। हम्म जब हमें ओहो, वेरी गुड बेटा। अनसुपरवाइज कब लिखे करेंगे, डेटा लेबल्ड होना चाहिए बट ओनली फीचर अवेलेबल, टारगेट इज नॉट अवेलेबल, तो यूज करेंगे अनसुपरवाइज। अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग कब यूज करेंगे बेटा, आप क्लियरली कह सकते हो। इसको भी लिख सकते हो, इट इज अ, इट ऑल्सो हेल्प अस, ये प्रिडिक्शन मतलब अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग वी यूज व्हेन it uses when our data is labeled, our data is labeled and its usage, was नहीं है, its usage when our data is labeled and only feature are available, only feature are available, we need to decide by self कि what we need to decide, हमें खुद से डिसाइड करना पड़ता है कि we need to decide what will be the target, what will be क्या होगा, हमें खुद से डिसाइड करना होता है, what will be our target। क्लियर हुआ नहीं, वो बताओ। अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग समझ में आया हम सभी को। मतलब डेटा जो होगा बेटा वो लेबल्ड होगा पूरी तरह से, मतलब उसके अंदर जितने भी नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे, सभी नंबर ऑफ कॉलम्स के अंदर नंबर ऑफ रो क्या होगा, सेम होगा। बट आपको खुद से डिसाइड करना पड़ता है कि हमें क्या करना है। जैसे एग्जांपल बताता हूँ, जैसे देखो हमारे पास अमेजोन की, हम जैसे अमेजोन के कस्टमर्स हैं, हम लोग सभी के अकाउंट में मोबाइल में अमेजोन चलता होगा, हम सभी के हमारे फोन में अमेजोन ने हमारी कस्टमर अमेजोन आईडी बना रखी है।
जिसे हम कस्टमर आईडी कह सकते हैं, हमारी बर्थ डेट गिवन है, हाइट की नहीं, हाइट क्या ही गिवन है, रिलीजन गिवन है, मेल आईडी गिवन है, ऑरिजिन गिवन है, किससे बिलोंग करते हैं, सब चीजें ले रखा है, हम क्या किस पर्टिकुलर एज में, ये भी दे रखा है। अब इस पे मशीन जो अमेजोन है उसने इस पे पर्टिकुलर डेटा पे रीड किया और उस बिहार पे डिसाइड किया कि आप ये सारी चीजों के साथ ये परचेज करते हो। तो इस पूरे डेटा पे उसने लर्न करके फाइंड आउट किया कि इस एज से इस एज वाले बच्चे कि आप ज्यादा चीजें लाइक करते हैं, इस एज से इस एज वाले क्या करते हैं, इस एज से इस एज वाले क्या करते हैं, उसने खुद से डिसाइड किया एज ग्रुप के बिहाफ पे। फिर उसने रिलीजन के बिहाफ पे भी डिसाइड किया कि इस पर्टिकुलर एज के बच्चे और यदि इस रिलीजन में है तो वो क्या फाइंड ज्यादा परचेज कर रहे हैं, इस एज वाले इस रिलीजन में है तो क्या ज्यादा परचेज कर रहे हैं। ये समझ में आया आपको? तो ये खुद से डिसाइड किया ना, आपने देखा होगा जैसे आप यदि होली दीपावली आती है तो होली दीपावली के 15 दिन पहले से हम लोग जितने भी हैं सभी के फोन में ऑटोमेटिकली वो आने लग जाते हैं, देखिए होंगे आप, ऑफर्स वगैरह की सारी इंफॉर्मेशन, नोटिफिकेशन वगैरह। यही सेम इंडिया इंडिया में फॉरेनर्स भी आते हैं, उनके फोन में आप देखोगे अमेजोन पे कोई चेंजेस नहीं रहता। ये चेंजेस सिर्फ क्या रहता है, जो जिनका रिलीज जो इंडिया ओरिजिन में लोग हैं। देखे होगे आप, ये कैसे पॉसिबल है? तो उसने खुद से टारगेट कर रखा है। इसे कहा जाता है सेगमेंटेशन। इसे क्या कहते हैं हम? सेगमेंटेशन करना, ग्रुपिंग करना। इसको एक और वर्ड से कहा जाता है, बेटा मैं भूल रहा हूँ, सेगमेंट, क्लस्टरिंग, वी कैन से क्लस्टरिंग, मतलब हमने ग्रुपिंग कर दी है ना, क्लस्टरिंग। और क्या हो सकता है बताओ इसके एक और क्या हो सकता है अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग में? जैसे मेरे पास मेरी जो शॉप है वो पिछले 10 सालों से एक मार्केट में खोल रखा हूँ लेट से, जिसमें डेली लोग आते हैं, डेली लोग आते हैं, एग्स परचेज करते हैं, मिल्क परचेज करते हैं, ब्रेड परचेज करते हैं, और साथ में चाहे वो बटर खरीदते हैं, कभी कुछ लोग कुछ और खरीदते हैं, ऐसे ऐसे करके, है ना। अब उस बिहार पे हम क्या करेंगे कि जो फर्दर कोई यदि, अब हम उस बिहार पे एक रूल क्रिएट करेंगे कि यदि हम ये चीज पर्सन परचेज कर रहा है तो इट माइट बी पॉसिबल कि ये चीज परचेज करेगा, जिसे आप कह सकते हो एपी, एसोसिएशन रूल माइनिंग, ARM, एसोसिएशन रूल माइनिंग। इसे टेक्निकली हम MBA कहा जाता है, मार्केट बिजनेस एनालिसिस, मार्केट बास्केट एनालिसिस। मतलब एक पर आदमी क्या क्या परचेज कर सकता है उसके रिकमेंडेशन देने। जैसे आपने देखा होगा इसका बहुत अच्छा यूज होता है शॉपिंग मॉल में। जैसे आपने जीन्स और पैंट खरीदा, शर्ट, जीन्स और शर्ट खरीदा, तो सेम प्लेस पे आपने देखा होगा बेल्ट लगी रहती है, हैंकी लगी रहती है, शूज दिख रहे होते हैं, सॉक्स दिख रहे होते हैं, बैग्स दिख रहे होते हैं, एक जगह पे ये लोकेशन एक ही जगह पे। क्यों ऐसा परचेज किया जाता है कि यदि आप भूल भी जाओ तो परचेज करो, या नहीं भी भूलो, यदि आपको याद ना भी रहे तब भी आपको एक बार को ऑप्शन मिले कि हम चलो खरीद लेते हैं। जैसे सुबह सुबह के, अब तो ये नॉर्मल दुकान वाले भी फॉलो करने लगे हैं, आप देखे होंगे बाहर ही ये रख देते हैं, दूध, ब्रेड, एग्स वगैरह बाहर ही रखे होते हैं कि यदि कोई सुबह में आए तो तीनों चीजें भूल भी जाए तब भी याद आ जाए देखते। यदि घर में दो पड़ा भी है तब भी याद आया कि नहीं चलो दो और खरीद लेते हैं, काम आएगा। यही इसका बहुत अच्छा यूज है ना। तो मार्केट और क्या होता है बेटा, जैसे इसमें एक और यूज होता है, आप एक चीज और यूज करते हो, उसको कहा जाता है डिस्क्रिटाइजेशन। डिस्क्रिटाइजेशन, डिस्क्रिटाइजेशन में क्या करते हैं, हमारे पास 50 कॉलम था, 50 कॉलम में से हमने खुद से ही सभी कॉलम पे काम किया और मुझे लगा इसमें से कुछ कॉलम हमारे काम के नहीं है, उसको हमने हटा दिया। कोरिलेशन और कोवेरियंस, जिसे फीचर इंजीनियरिंग के नाम से पढ़ोगे आप इसमें। तो दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ अनसुपरवाइज लर्निंग। समझ में आया आपको? तो लास्ट वन इज द री इन्फोर्समेंट लर्निंग। टेक्निकली क्लियर हो रहा है बातें हमारी सारी आपके सामने? लास्ट एंड नो लास्ट वन, री इन्फोर्समेंट लर्निंग। रीइंफोर्समेंट लर्निंग, पहले बेटा टारगेट गायब हुआ, अब फीचर भी गायब हो गया, कुछ भी नहीं रहा। रीइंफोर्समेंट लर्निंग, when we have no any data, we need to gather the data, we need to decide it by self कि what we can do। मतलब रीइंफोर्समेंट लर्निंग को आप ये कह सकते हो, इन दिस लर्निंग टेक्निक एन एजेंट, एन एजेंट एक ह्यूमन भी हो सकता है, कोई एप्लीकेशन भी हो सकता है, कोई पर्टिकुलर रोबोटिक्स भी हो सकता है। एन एजेंट गैदरिंग द डेटा इन डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो, इन डिफरेंट सिनेरियोज, एंड डिसाइडेड बाय सेल्फ डिसाइडेड बाय सेल्फ
व्हाट विल वी व्हाट वी कैन डू, व्हाट, या ये नहीं होता कि हम इस पे और क्या कर सकते हैं, डिसाइडेड बाई सेल्फ, डिसाइडेड बाई सेल्फ, बस इसी, डिसाइडेड बाई सेल्फ व्हाट वी कैन डू, व्हाट वी कैन, या व्हाट वी कैन डू ऑन दिस डेटा। मतलब खुद से वो फीचर भी सिलेक्ट करता है, खुद से टारगेट भी सिलेक्ट करता है। तो री इन्फोर्समेंट लर्निंग का एक एग्जाम्पल दे सकते हो आप, री इन्फोर्समेंट लर्निंग का एक एग्जाम्पल दो। जैसे गूगल बहुत अच्छा एग्जांपल है री इन्फोर्समेंट लर्निंग का। हम जो लोग सर्च कर रहे होते हैं नियर, जैसे हम लोग पहले, आज के 2 साल पहले या 5 साल पहले, जब किसी अननोन शहर में जाते थे, अननोन सिटीज में जाते थे, तो सर्च करते थे नियर बाई हार्ट हॉस्पिटल, नियर बाई ग्रोसरी स्टोर, नियर बाई रेस्टोरेंट, सर्च करते थे ना। तो इस भी यहाँ पे गूगल ने डेटा को रीड करके एक चीज डिसीजन लिया कि हम जितने भी बड़े बड़े सिटीज है, मतलब जो जिनको आप ये कह सकते हो सिटीज को, जो बड़े बड़े थर्ड टायर फर्स्ट टायर सिटीज हैं, जिनमें जनरली लोग ऑफिस से जब घर आते हैं तो जल्दी जल्दी में घर आ जाते हैं, फिर वो भूल जाते हैं कि हमें परचेज करना क्या था, या ऑफिस से आने के बाद सडनली उनको भूख लग जाती है, या ऑफिस में कुछ कुकिंग करने की वहाँ पे सारी चीजें सुविधाएं नहीं रहती। तो हम कुछ ऐसा करें कि जो उनको बनी बनाई चीजें घर तक पहुंचा दे, या बनी बनाई चीजें ऑफिस तक दे जाए। तो इसी के भी यहाँ पे हमारा स्विगी जोमेटो आ गया देखो। फिर उससे भी आगे बढ़े तो हमने देखा ग्रोसरी स्टोर सर्च करते थे, मेडिकल स्टोर सर्च करते थे, तो उस भी यहाँ पे जेप्टो ब्लिंकिट इतने सारे देखो आ रहे। आप खुद से चीजें, होम डिलीवरी वाला, ये क्या है, एक हमारा रीइंफोर्समेंट लर्निंग ही तो है। खुद से हमने आपकी डेटा को गैदर किया, फिर हमने डिसाइड किया कि ये सारी चीजें ये पर्टिकुलर एरिया में जो है। गांव सिटीज में देखो अभी भी नहीं, गांव और टाउन में देखो अभी भी ये चीज अवेलेबल नहीं है, क्योंकि वो लोग सर्च ही नहीं करते, उनको पता है दुनियादारी क्या कहाँ है, उनको सब कुछ पता है, जब गए परचेज करके ले आए, जब जरूरत पड़ी तो नहीं भी है तो भी कोई अनदर ऑप्शन है। शहर में क्या है, ऑयल नहीं है तो ऑप्शन नहीं है, वहां पे ऑयल नहीं है घी यूज कर लेंगे, घी नहीं है मक्खन यूज कर लेंगे, क्या दूध नहीं है दही की चल ले लेंगे, यहाँ तो दूध नहीं है तो पैकेट का अमूल का ऑर्डर करो, ऑप्शन ही नहीं है, यस और नो। उनके पास दूध खत्म हो गया, कोई बात नहीं, 1 घंटा बाद गाय बैठे, गाय भैंस से दूध निकाल ली, क्या, तो उनको री इन्फोर्समेंट लाने की जरूरत ही नहीं, वहां हमारा गूगल फेल था। तो रूरल सिटी के लिए उसने छोड़ दिया, बाकी यहाँ पे देखो है ना, यस और नो। हाँ, अर्बन सिटीज में ज्यादा पर काम कर रहे हो, देखो ये सर समझ में आया हमारे चीजें। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ री इन्फोर्समेंट लर्निंग। तो हम सबसे पहले कहाँ से शुरू करेंगे पढ़ना बेटा, सुपरवाइज मशीन लर्निंग से। तो सबसे पहले हम आपको हम वैसी डेटा पे काम करेंगे जिसमें हमारे पास फीचर और टारगेट दोनों अवेलेबल होगा। तो इसमें भी हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, रिग्रेशन, फिर क्या पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन। ये फाइल मैं आपको शेयर कर देता हूँ, आज मैं यहीं तक रखता हूँ, आज थ्योरेटिकल पार्ट ज्यादा हुई क्योंकि